वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि अब जो हम स्टार्ट करने वाले नई सीरीज़ उसको हम बोले मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मैं इसमें आपके लिए 100 MCQs लाया हूँ जो PYQ बेस है, जो यूपीएससी के एवरी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको इन डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, जिससे मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे पाऊँ। एग्ज़ाम पास में है आप लोगों का, 24 मई में आप लोगों का एग्ज़ाम है। CAPF वालों का जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई में है, तो इसलिए मैं ये प्रोग्राम चला रहा हूँ। जैसे कि ज्योग्राफी आप देख रहे हो कि एक एक टॉपिक उठाता हूँ, जितना भी PYQ आया है वो मैं आपको कराता हूँ, चाहे वो NDA CDS CSC किधर भी आया है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम ये वाली सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपके 4 पार्ट में आएगा। मैं 4 वीडियोस लाऊंगा इसकी। ठीक है, 4 नहीं, मैं 3 वीडियोस लाऊंगा। 3 वीडियोस में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक रिवीजन के बेस पे। ठीक है, इतनी उम्मीद करता हूँ जो सीरीज़ को लगा रहा है उसने एक बार अपने स्पेक्ट्रम या कोई भी एनी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना सपोर्ट दिखाए रखना। आइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि देखो, आपको पता है हमारा प्रोग्राम जो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, तो मैं हो सकता है इंग्लिश में क्वेश्चन बोलूँ, हिंदी में ना बोलूँ, कई बार हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में ना बोलूँ, तो आप क्वेश्चन को रीड भी करना है और सुनना भी और समझना भी। ठीक है, चलिए, बोल रहा है कि भाई देखो, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दिसंबर 1885 में होता, कहाँ हुआ है। ठीक है, सिंपल सा पूछा है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन है, जो अधिवेशन है, वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब मेरा यहाँ सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको आंसर बता के चला जाऊँ। ठीक है, बट अब इस क्वेश्चन को आप खुद से करें और वीडियो को पॉज करें और आंसर तक जाएं। ठीक है, मैं आपको एनालिसिस करके पूरा बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई, इसका वैसे तो आंसर है बॉम्बे। ठीक है, इसका जो है बॉम्बे है। क्यों है, क्या रीज़न है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ। ठीक है, मुझे बताओ कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आपके माइंड में एक सवाल आएगा, ए ह्यूम। ठीक है, ए ह्यूम ने की थी, आपको माइंड में आ गया, हाँ सर ए ह्यूम ने की थी। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कब की थी। अब देखो क्या हुआ था, इसकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी, इसके पीछे की एक स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, देखो, ए ह्यूम आए इंडिया में। ठीक है, वे हमारे सभी जो पॉलिटिक्स लीडर हैं उनसे मिले, मुलाकात हुई। उन्होंने फिर बोला भाई 1884 में, है ना, 1884 में हम एक वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाई, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, इन्होंने ये बनाई। अब इन्होंने बोला कि भैया देखो, हमने इंडियन नेशनल यूनियन तो बना ली, अब हम इसकी एक पहली मीटिंग रखते हैं, फर्स्ट मीटिंग रखते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट मीटिंग कहाँ रखी गई, आप बोलोगे सर फर्स्ट मीटिंग रखी गई पूना में। और ये कब रखी गई सर, 1885 में रखी गई। बट सर हमें उस टाइम हमको पता चला कि पूना में जो है हैज़ा फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, हैज़ा फैला हुआ है। तो हम वहाँ तो नहीं कर सकते, पूना में ये सबमिट तो नहीं कर सकते। किसका सबमिट नहीं कर सकते, इंडियन नेशनल यूनियन का। ठीक है, इसका सबमिट तो नहीं कर सकते हम, नहीं सर, क्योंकि हैज़ा फैला हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है भाई, पूना नहीं करते, एक काम करते हैं, बॉम्बे करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ, होना पुणे में था, लेकिन पुणे में हैज़ा फैला हुआ था, इसकी जगह उन्होंने कहाँ किया, बॉम्बे में किया। और कब किया, 1885 में किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम बॉम्बे में ही फर्स्ट टाइम आपकी किसकी स्टैब्लिश हुई, वहाँ सब जो मीटिंग हो रखी थी इंडियन नेशनल यूनियन की बॉम्बे में, यहाँ पे ए और सब ने, जितने भी पॉलिटिक्स लीडर थे, उन्होंने एक विचार बनाया कि भाई हम एक क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं INC। ठीक है, क्या बना, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है, AU में। ठीक है सर, और कहाँ पे हुई सर, जो इसकी स्थापना हुई बॉम्बे में हुई, किस सन में हुई सर, 1885 में हुई है। ठीक है, बात समझ में आई। और एक बात का ध्यान रखना, 1884 में किसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, AU ने किसको इस्टेब्लिश किया था, इंडियन नेशनल यूनियन को, INU को। तो इसी के तहत, इसी के अंदर क्या हुआ, किसका गठन हुआ, INC का गठन हुआ, मतलब इस्टेब्लिश हुई। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि इसके आर्किटेक्चर किस किस को माना जाता है। चलो उसे छोड़ो, पहले आप मुझे बताइए, इसका जो फर्स्ट सेशन था, पहला अधिवेशन जिसको हमने किया था 1885 में, ठीक है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब हिंदी में बोले तो अध्यक्ष कौन थे। आप कहोगे सर हमने पढ़ा है इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये तो थे। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट सेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, और फर्स्ट सेशन कब हुआ था, आपको पता है 1885 में। तो 1884 में क्या हुआ था, अभी बताया था मैंने आपको, इंडियन नेशनल यूनियन, ये तो बोली थी। ठीक है, इसी के अंदर किसका गठन हुआ, आपको INC का 1885 में। कहाँ पे हुआ सर, बॉम्बे में हुआ। बात समझ में आ गई, इतना पता चलिए। ठीक है, अब जो फर्स्ट सेशन हुआ था, इसमें कितने पार्टिसिपेट जो थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था,
तो आप कहोगे सर इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। पार्टिसिपेंट कितने थे? 72 थे। बस समझ में आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, बॉम्बे पता चल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मुझे एक बात बताइए, इंडियन नेशनल, ठीक है, के आर्किटेक्चर किसको बोला गया है? आर्किटेक्ट्स किस किसको बताया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो आप कहोगे सर पहला नाम तो हमको पता है सर, A.O. ह्यूम है, और सर दूसरे जो हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं, ठीक है। और सर जो थर्ड नंबर के हैं वे हैं आनंद मोहन बोस। ये आपको नाम पता होना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूपीएससी दे देगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करना है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर करेक्ट, ठीक है। हिंदी में बोल रहा है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन नेशनल का जो गठन हुआ था वो बॉम्बे में 1885 में बनी थी, ठीक है। यस, जो फॉर्म हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। बात सही है, ये हमने भी ऊपर पढ़ा है। तो आपको सर ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज व्योमेश चंद्र बैनर्जी। मैंने आपको बताया ऊपर, ये राइट है, ठीक है, ये भी राइट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो? आप कहोगे सर इसका आंसर हुआ हमारा बोथ सी, दोनों सही हैं, ठीक है। अभी बताया ना कि ये रहा आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो बोल रहे हैं, इसमें पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? मतलब वो थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन है बताओ? क्या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? क्या शंकर नायर हैं? क्या दादा भाई नौरोजी है? क्या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है? देखो भाई, जो हमारे इंडियन कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब हमारा आंसर यहाँ तक नहीं खत्म होता है, अब हमारी सोच यहाँ तक नहीं खत्म होती है, हमें और आगे बढ़ना है। अब वे 3 अधिवेशन कौन कौन से थे? अब मैं बोलूँ भाई ये बताइए, वे 3 जो वे हुए थे, क्या नाम है, सेशन हुए थे, ठीक है, जिनमें 3 बार इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट के रूप में, वे कौन कौन से थे 3 सेशन? तो आप कहोगे सर एक सेशन था 1886 में, ये हुआ था सर लाहौर में, ठीक है। और सर सेकंड सेशन जो था वो 1893 में हुआ था। और सर ये कहाँ हुआ था सर? सॉरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो फर्स्ट हुआ था 1886 में, कहाँ हुआ था सर? कोलकाता में, ठीक है। और सर जो 1893 में हुआ सर, वो कहाँ पे हुआ सर? लाहौर। ये कोलकाता हो गया सर, ये लाहौर हो गया। और सर जो थर्ड नंबर का सेशन था वो 1906 में, ये कहाँ हुआ था सर? ये भी हुआ था हमारा कलकत्ता, मतलब कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और यहीं पर फर्स्ट टाइम इसी सेशन में, जो 1906 में हुआ था कलकत्ता में, इसी सेशन में किस वर्ड का यूज़ किया गया था? स्वराज का वर्ड, ठीक है, स्वराज शब्द का यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? आपको पता है कि सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी आपको पता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे बोलने लगा कि भाई स्वराज जो शब्द है वो फर्स्ट टाइम कौन से अधिवेशन में है? तो आप बोलोगे सर 1906 में कलकत्ता में बोला गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे सर? दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रेजोल्यूशन 1 फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास, ठीक है। किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। आपको पता है कि भैया किस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या वो त्रिपुरा अधिवेशन? नहीं सर, त्रिपुरा अधिवेशन में नहीं हुआ था। लाहौर अधिवेशन नहीं सर, लखनऊ अधिवेशन नहीं। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? आपको पता है सर 1916 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था सर? यहाँ पर आप बोलोगे कि जो मुस्लिम लीग है और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है, यहाँ इसकी चर्चा हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें अभी बताऊंगा आने वाले, अभी क्वेश्चंस आगे अभी कराऊंगा इसमें, ठीक है। ये बात है सर कराची अधिवेशन की, ठीक है। चलिए अब इनको इन डिटेल देखते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए पहले कि जो कराची सेशन है वो कौन से ईयर में हो, बताइए। तो आप कहोगे सर हमको मालूम है कि 1931 में कराची आपका सेशन हुआ, जिसको बोलते हैं कराची अधिवेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कराची अधिवेशन, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब हुआ क्यों? इसका रीज़न क्या था सर? वाई, किस रीज़न से हुआ है? आपको पता है कि भाई जो हमारे गांधी और इरविन भाई साहब थे, इनके बीच क्या चल रहे थे? इनके बीच चल रहे थे थोड़े से गोलमेज सम्मेलन के बारे में सुना ही होगा आपने, ठीक है। वहाँ पे समझौते की बात चल रही थी, किसी न किसी तरह इनको समझौता करना था, ठीक है।
अब गांधी इरविन एग्रीमेंट जो है, इसको परमिशन देने के लिए, किसको, गांधी इरविन एग्रीमेंट को परमिशन देने के लिए ये सेशन रखा गया। कौन सा सेशन सर? ये हमारा कराची सेशन को रखा गया। ठीक है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो लिख देता हूँ, वेट, इरविन। ठीक है, गांधी इरविन एग्रीमेंट को परमिशन देने के लिए हमारा कराची सेशन हुआ है। पहली बात तो ये, ठीक है, हुआ कब से? 1931 में हुआ है। ठीक है, अब इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सर इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये कराची सेशन कौन से डेट में हुआ था? हुआ तो 1931 में था, लेकिन डेट क्या थी? तो आपको पता है कि सर डेट थी 29 मार्च। बात सही है, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, 29 मार्च से 6 दिन पहले, बिफोर 6 डेज, ठीक है, क्या कौन सी डेट थी? आप कहोगे सर 23 मार्च। अब 23 मार्च में क्या हुआ था? बड़ी एक दुख, तो मतलब बहुत सैड जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत सैड घटना हुई थी, बहुत दुख दर्द वाली, वो ये थी कि सर इस दिन ना हमारे जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको क्या किया गया था? इन सबको मतलब फांसी पर लटकाया गया था। ठीक है, बस समझ में आ गई। और लोगों के मन में ये था कि भाई गांधी जी इनकी फांसी को रोक सकते थे, लेकिन गांधी जी नहीं रोका। तो जब गांधी जी कराची अधिवेशन में गए ना, जब इनको फांसी लग गई 29 मार्च में, जब इनको शहीद हो गए हैं, तो अब गांधी जी जाते हैं कहाँ? कराची अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन में क्या होता है कि वहाँ के जो युवा हैं, पंजाब नौजवान सभा जो है, पंजाब नौजवान सभा, ठीक है, मतलब पंजाब यंगेस्ट आप बोल सकते हो, कमेटी वगैरह जो भी है ना, नौजवान सभा जो है, विरोध करती है किसका? गांधी जी का। क्या करती है? विरोध करती है। बस समझ में आ गई? ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात और बताइए, ये तो मैंने आपको बता दिया, कराची सेशन में ही एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे ना, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, दो चीज़ें हुई थी, दो प्रस्तावों की बात की गई थी। किन की? दो प्रस्ताव की बात की गई थी। ठीक है, कौन कौन से थे वे? आप कहोगे सर पहला था हमारा फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, और दूसरी बात किसकी गई थी सर? इकोनॉमी पॉलिसी की। बात समझ में आई? ठीक है, और दोनों को क्या किया गया था? पास किया गया था। पास करने की बात चल रही थी। ठीक है, अपना भी लिया था। ठीक है, और इसी सेशन में फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने किसको वो करा, वो बोलते हैं ना कि किसको डिफाइन किया फर्स्ट सेशन में? तो आप कहोगे सर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज की बात की गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज को क्या किया गया? परिभाषित। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन दी गई फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? किस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डेफिनेट किया गया? तो आप कहोगे सर वो है हमारा कराची सेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? आओ क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन हमने बता दिया कि भाई ये इसका आंसर है, और मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन की बात कर रहा है अभी। तो इसने बोला भाई बॉम्बे में हेल्ड हुआ। ठीक है, ये हमको पता है सर। सुरेंद्र बनर्जी कुड नॉट अटेंड द सेशन ड्यू टू द सिमुलटेनियस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है भाई, सुरेंद्र बनर्जी भारत राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साथ चल रहे अधिवेशनों के कारण इस अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। ठीक है, अब आपको पता है कि ये आंसर कितना सही है और कितना गलत है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। ठीक है, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस का बॉम्बे में सेशन था, तो दूसरा सेशन 1885 में उसी सेम डेट में कलकत्ता में था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन से सेशन में गए थे? कलकत्ता में गए थे, ना कि बॉम्बे वाले में। ठीक है, अब मैं बोलूँ सर 1885 में किस मीटिंग में गए थे, मतलब किसकी मीटिंग में गए थे? तो ये थी हमारी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, INC। ठीक है, और बाद में इसको मर्ज किया गया 1886 में किसके साथ? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये थी हमारी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये बाद में 1886 में कहाँ पर मर्ज हो गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज हो गई। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो 1885 में कलकत्ता में किसके सेशन पे गए हुए थे? तो आप बोलोगे सर ये गए हुए थे हमारे INC के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। ठीक है, इतना तो हमको सर पता चल गया है ना। जस्ट वेट,
अब हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ जी के बारे में, ठीक है। देखो भाई, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं। देखो सिंपल है भाई, इन्होंने जो है एक तो ICS, जैसे हमारी IAS होती है जो इंडियन एजुकेशन सर्विस, उस टाइम पे होती थी ICS, ठीक है। ICS का टेस्ट पास किया हुआ था, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट वेट, हाँ, दूसरी बात जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडियन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे ना, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। अरे यार एक मिनट, क्या हो गया ये, जस्ट वेट। देखो इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की 1876 में क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था। प्लस किसके साथ मिलकर, आनंद मोहन बोस जी के साथ मिलकर, ठीक है, बात समझ में आई। आनंद मोहन बोस जी के साथ मिलकर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1878 में इंडियन एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था। यही इंडियन एसोसिएशन 1885 में किसके साथ मर्ज हो जाती है, आपको सर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है, बात समझ में। पहली बात तो ये। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्रेसिडेंट रहे हैं किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, नॉर्मल है, ठीक है, याद रखना। और ये कैसे थे, ये उदारवादी थे। कैसे नेता थे, उदारवादी, ये लिबरल थे, मतलब उदारवादी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार लिस्ट दे देता है, UPSC पूछता है और बहुत सारे लीडर्स के नाम दे देगा, बोल देता है इनमें से लिबरल कौन है, तो वो आपको बताना होता है, ठीक है, ये हो गई बात। और दूसरी बात, इन्होंने एक अखबार छापा था जिसको बोलते हैं बंगाली, इन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर को के जो द्वारा इन्होंने पत्र, मतलब समाचार पत्र जारी किया जिसको बोलते हैं बंगाली, ठीक है। इसके न्यूज़पेपर के द्वारा इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ठीक है, नस्लीय भेदभाव की बात की हैं, ठीक है। और जो जैसे दमनकारी कानून, लाइक जो लॉ आते थे ना दबाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जो न्यूज़पेपर पे लगता था उसका, उन सब का विरोध करने के लिए ये जो अपने लेख लिखते थे वो किस में लिखते थे, बंगाली न्यूज़पेपर में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब मैंने आपको देखो कितने अच्छे से ये चीज़ें बता दी हैं। एक बार रिकैप इसको मतलब रिवीजन कर लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ICS का पेपर पास कर इंडियन एसोसिएट को आनंद मोहन बोस के साथ 1876 में इस्टेब्लिश किया और 1885 में ये मर्ज हो गई किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 2 टाइम्स क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये कैसे थे, लिबरल थे, इनका नेचर कैसा था, लिबरल था। और बंगाली न्यूज़पेपर के जरिए ये क्या करते थे, विरोध करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, जो कानून आते थे लोगों को दबाने के लिए उनका, लाइक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो एक न्यूज़पेपर प्रेस एक्ट है, ठीक है। और 1905 में इन्होंने स्वदेश मूवमेंट में एक अपनी अहम भूमिका निभाई है। इतना बात समझ में आया। चलिए मैंने आपको बता दिया। आइए अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द वर्सरी इन इंडिया इन 1995, ठीक है, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, ठीक है। 1905 में वॉइसरॉय कौन था बंगाल विभाजन के समय, बताइए। लॉर्ड रिपन नहीं सर, लॉर्ड कैनिंग नहीं सर, लॉर्ड कर्जन, यस सर लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड मिंटो तो आपको पता है कि 1909 एक्ट में इसका काफ़ी बड़ा रोल है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कौन थे भाई, इन्होंने हमारे बंगाल विभाजन जैसी घोषणा की गई। अब इससे काम नहीं चलता है, हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए हम डिटेल में देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का विभाजन है, ठीक है। अब इसमें मुझे एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल विभाजन की बात हो रही है, ठीक है। ये हुआ क्यों है, इसका रीज़न क्या है, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करें। देखो अब मैं बताता हूँ आपको भाई, हमारा ये मान के चलिए बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल है, यहाँ पर एक मिडिल क्लास वर्ग भी रह रहा है जो एजुकेटेड है, एक तो मिडिल क्लास वर्ग, ठीक है, एजुकेटेड है। इसके 2 वर्ग हैं, ये इसका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है और ये हमारा ईस्ट बंगाल वाला पार्ट है, ठीक है। उस टाइम पर जो ईस्ट बंगाल, अब तो हम आज के टाइम में बांग्लादेश बोलते हैं उसको, लेकिन जब विभाजन से पहले वो कैसा था,
एक बंगाल है, उसके दो है, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो था वो पूरा का पूरा जो मुस्लिम बहुल एरिया था, मतलब मोमडन यहाँ पे क्या थे, मेजोरिटी में थे, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में क्या था, ये इधर हिंदू इधर मेजोरिटी में थे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और क्या होता है कि बंगाल में क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं। कैसी क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी बोलते हैं इसको, क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर आंदोलन होने लगते हैं सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ठीक है। और जब यहाँ से क्रांतिकारी निकलते, लाइक जैसे चैटर्जी, बैनर्जी, अरविंद घोष, ये सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सरकार की नाक में दम कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, सरकार कहती है भाई इनको, एक रूल आया है, एक रूल के द्वारा इनको ख़त्म करो या इनको तोड़ो, ब्रेक करो, डिवाइड एंड रूल, मतलब विभाजित, बांटो और राज करो, इसको बोलते हैं बांटो और राज करो, ठीक है। इनको कमज़ोर कर दो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है इनकी पॉलिसी उस टाइम पर, ये पॉलिसी थी इनकी। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड कर्जन था, कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, यही तो वॉइस रॉय था, समझ रहे हो। तो उसने चाल चली। अब यहीं पर ही क्या हो रहा था कि मिडिल क्लास एरिया जो एजुकेटेड था वो कांग्रेस की विचारधारा से, इंडियन कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रभावित था। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़े लेवल पे अपना काम कर रही थी, ठीक है। इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इन्होंने ये रूल चला कि भाई डिवाइड एंड रूल करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हो गया, कोई बात नहीं, अभी हो गया विभाजन की घोषणा। ये कब की गई थी भाई, कब इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया था कि बंगाल विभाजन हो गया। तो ये अनाउंसमेंट हुआ था सर आपका 1903 में, दिसंबर का महीना था 1903 में। और कंप्लीटली अप्लाई कब कर दिया सर, ये हुआ सर 1905 में, ठीक है। अनाउंसमेंट तो 1903 में की थी और सीधा फिर कर दिया, जो मतलब पूरा एप्लीकेशन हो गया पूरा, वो 1905 में, ठीक है। लोगों को दो चीज़ में ब्रेक किया, पहला आपका लैंग्वेज में, मतलब भाषा में, कि भाई इधर बंगाली भाषा बोली जा रही है, इधर हिंदी थोड़ी मिक्स भाषा बोली जा रही है, इसको कर दीजिए। दूसरा इन्होंने धर्म के नाम पे, ठीक है, रिलीजियस धर्म के नाम पर, इन दो नाम पर इन्होंने क्या किया कि 1905 में विभाजन कर दिया, किसका, बंगाल का, ठीक है। अब 7 अगस्त 1905 में, ठीक है, लोगों के अंदर क्या था, विरोध पैदा होने लगा। लोग गुस्से से फूटने लगे कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये कमज़ोर कर रहा है हमें, ठीक है। विरोध तो करेंगे भाई जब आप गलत करोगे, ठीक है। तो इसका जो विरोध हुआ वो कहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, आप कहोगे सर वो था हमारा कलकत्ता टाउन, ठीक है। कलकत्ता टाउन में क्या हुआ, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर स्वदेशी मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो कानूनी रूप से, वो लॉ के रूप से कंप्लीट हो चुका था, कि मतलब कानूनी रूप से पूरा का पूरा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। समझ में आ गई, ये बात हो गई आपकी, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 में यहाँ पर क्या हुआ, लोगों में बिल्कुल अंदर गुस्सा भरा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन तो हो गया भाई। अब आंदोलनकारी ने 16 अक्टूबर और 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन माना, आप कहोगे सर इसको बोलते हैं शोक दिवस। इसको क्या माना गया, शोक दिवस माना गया, ठीक है। इस दिन लोगों ने, बहुत सारों ने व्रत रखे, फास्ट रखे, ठीक है। लोगों ने बहुत यात्राएं की हैं, नंगे पाँव यात्रा की हैं, वंदे मातरम गीत गाया इस टाइम पर, ठीक है, समझ रहे हो। और वंदे मातरम यहाँ पर क्या बन गया, फ्रीडम, एक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का सबसे मुख्य गीत, मतलब सॉन्ग, एंथम बन चुका था इस टाइम, कौन सा, वंदे भारत, वो वंदे मातरम, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए। और अब मैं आपको बताऊं स्वदेशी मूवमेंट, भाई इसकी जो स्टार्ट हुआ वो 7 अगस्त 1905 में हुआ, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट में होता क्या है, ठीक है, आप सबको पता है कि भाई इसमें यह था कि जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी इंडियन प्रोडक्ट है, एक तो इसको बढ़ावा दीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, बिल्कुल भी विदेशी वस्तु, फॉरेन प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बहिष्कार करो हर चीज़ का, ठीक है। एक तो हो गया ये। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख लीडर कौन थे इस टाइम, आप बोलोगे सर, एक तो हमारे बाल गंगाधर तिलक, बीजी के तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक है। आपके अजीत सिंह, जो याद है अजीत सिंह कौन है, भगत सिंह जी के चाचा, ठीक है, वे पंजाब से। दिल्ली से सर आपका सैयद हैदर रजा, ठीक है, ये हो गए सर, बस समझ में। चिदम्बरम पिल्लई, ये कहाँ के थे, मद्रास में किसने इस चीज़ को सपोर्ट किया, तो आप कहोगे सर चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, ये मद्रास में इन्होंने लीड करा इस चीज़ को, ठीक है। ये एक मतलब जन आंदोलन बन गया था, क्या बन गया था, जन आंदोलन, जनता का आंदोलन बन चुका था, जिसमें वुमेन्स, यूथ, ठीक है, इन सब ने क्या लिया, पार्टिसिपेट लिया, ठीक है।
बड़े लेवल पर लिया, ये हो गई बात। भाई ये बंगाल विभाजन को तो चलो रोकने में विफल हुए थोड़े से, लेकिन ये माना जाता है कि इस आंदोलन ने स्वदेशी मूवमेंट जो देश के प्रति प्रेम है उसको जगाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाई है, रोल निभाया है। ठीक है, ठीक, बस समझ में। स्वदेशी मूवमेंट जो है एकदम से पार्टीशन ऑफ बंगाल को नहीं रोक पाया, लेकिन एक अहम भूमिका भी निभाई थी जब 1911 में बंगाल विभाजन को रोका गया था। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलिए 1911 में क्या हुआ था, 1911 में क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ने लगी थी, रिवोल्यूशनरी अटैक होने लगे अंग्रेजों पे। ठीक है, अंग्रेज परेशान हो चुके थे, तो इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1911 में ही क्या कर दिया, हमारा उसको जो हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, बस मुसलमानों को बड़ा ही इस पर इम्पैक्ट हुआ था जो उसके थे ईस्ट बंगाल के थे, क्योंकि वे तो चाह ही रहे थे कि हमें अलग से मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विज इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का तत्कालिक कारण क्या था। सिंपल है भाई, हमको पता है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। दिस इज द राइट आंसर, ये हमने देख लिया, CSC 2010 में आया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वो बोल रहे हैं कि इन द आफ्टर में ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो द फॉलोइंग इज विल हैव लीड टू मूवमेंट तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन क्या कर रहे थे, इसको नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कौन निभा रहा था तमिलनाडु में। क्या सी राजागोपालाचारी, नहीं सर। क्या ईरा, नहीं सर, नहीं सर, हमको पता है सर, अभी आपने बताया चिदम्बर पिल्लई जी। ठीक है, जैसे कि जो हमारे EV रामास्वामी नायकर हैं, इनको लीडर माना जाता है किसका, आत्म सम्मान आंदोलन का लीडर माना जाता है किनको, EV रामास्वामी नायकर को। ठीक है, और जो हमारी सरोजिनी नायडू हैं, ये धारसना नमक का नेतृत्व कर रही थी, नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो ये कहाँ पर इसका नेतृत्व कर रही थी, धारसना में। ठीक है, 1930 की बात है, बस समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बंगाल में स्वदेशी क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्वदेशी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पहला, इट गेव अ ग्रेट पुश फॉरवर्ड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है भाई, हाँ ये तो करा था इसने। इट गेव अ ग्रेट स्टिमुलस ऑफ इंडिजीनियस बिजनेस एंड इंडस्ट्री और स्वदेशी एंटरप्राइज। ठीक है, हाँ ये भी बात सही है कि इसने हमें जो है स्वदेशी व्यापार और उद्योग को अपना बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया। ठीक है, सी द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम बिकम, ठीक है, सिंपैथिक टू द रिवोल्यूशनरी। पूरी बंगाल और असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखने लगी। क्या वो सिंपैथी दिखाने लगी थी? नहीं भाई, बंगाल विभाजन तो इसलिए रुका है क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बढ़ने लगी थी, अंग्रेज की नाक में बंद हो गया था साला नाक का छेद भी एकदम, मतलब। तो सी इज़ द रॉन्ग भाई, ये नहीं है। ठीक है, सेकंड, इट गेव द ग्रेट स्टिमुलस टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर एंड द रिवोल्यूशनरी लिटरेचर इन पर्टिकुलर। यस, इसने विशेष रूप से स्थानीय साहित्य और क्रांतिकारी साहित्य को विकास को बढ़ावा दिया। यस, डी इज द राइट, सारे राइट है, बल्कि जो गलत है वो कौन सा है आपका, सी इज द रॉन्ग। और हमसे पूछा कि नॉट करेक्ट, इसीलिए 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। भाई देखो, आप इनको जब भी कर सकते हो जब आप इनको डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अब आप मेरे साथ यहाँ तक बने हो और आपने इतना देख लिया कि मैं आपको किस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे एक तो वो मतलब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, या एक चीज़ तो आप लोगों से मैं मांग सकता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना। सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ, उसको शेयर करो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। मैं आपके लिए ऐसी इनिशिएटिव लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। APFC 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, विच लीडर कॉल्ड इज द फादर ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट। सामाजिक सुधार आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? सिंपल है, हमको पता है भैया, राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, अब इनके बारे में दो चार चीज़ें देखेंगे और उसमें बात करेंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो आंसर देते रहना कमेंट में या अपने मन में। ठीक है, और मैं भी इधर आपको बताता रहूँगा। एक बार बताइए, किसको बोला जाता है मतलब किसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, रेनेसेंस। ठीक है, मतलब कहने का ये पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको बोला गया है? फादर ऑफ, तो आप कहोगे सर राजा राम मोहन रॉय जी को, राजा मनोहर रॉय जी को बोला गया। ठीक है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी किसको बोला गया है? मैं नहीं बोलूँ, आर्किटेक्ट
ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये भी किसको बोला है? राजा राम मोहन राय जी को बोला गया है। ठीक है, ये भी आपको पता हो गया। ठीक है, और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन मतलब मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ वाज द फर्स्ट रिफॉर्म, मैं बोलता हूँ उनको फर्स्ट रिफॉर्म, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसने चलाया था? मूवमेंट ऑफ, सॉरी, अरे यार रुकिए एक मिनट, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदुज़म, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये किसने चलाया था? आप कहोगे सर ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय, इनके द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, पहली बात तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बुक है, कई बार बुक और राइटर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ, एक गिफ्ट टू द एंड मोनोथेसिस्ट, ये किसने लिखी थी? इसको हिंदी में बोलते हैं एक्सरवादियों का उपहार, एक्सरवादियों को उपहार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सर? हिंदी में बोलते हैं एक्सरवादियों को उपहार। ये बुक किसने लिखी? आप कहोगे सर ये भी बुक लिखी हमारे प्यारे राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? कई बार आ सकता है, इसलिए अब मैं एक और बात बता रहा हूँ कि इन्होंने 1884 में, ठीक है, 1814 में, 1814 में एक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब बताओ वो कौन सी है? वो थी सर आत्मीय सभा। बस समझ में आई? इसको आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो याद रखने का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है राजा राम मोहन राय जी, क्वेश्चन आते हैं इनसे यहाँ से। ठीक, भूलना मत। ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, बस समझ में आ गई। 1828 में इन्होंने किसकी? ब्रह्मा सोसाइटी जिसको है, ब्रह्मा सोसाइटी मतलब ब्रह्म समाज की भी इन्होंने क्या किया था? इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, और आपको पता ही है कि 1829 में विलियम बेंटिंग के द्वारा इन्होंने सती प्रथा पर क्या लगाया था? रोक लगाया था, कानूनी रोक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, और ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो अमंग द फॉलोइंग यूज द फेरास अन ब्रिटिश, फेरास जो है टू सिटीज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना करने के लिए निम्नलिखित में से किसने अन ब्रिटिश जो वाक्य है उसका यूज़ किया था? अब हमको पता है सर इसका यूज़ किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इतना तो हमको मालूम हो गया। अब मैं आपसे बोलने लगता हूँ, ये तो राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक बात बताइए भाई, उनकी एक बुक थी, कौन सी? आप कहोगे सर कौन सी बुक थी? मैंने आपको बताया एक बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इनकी बुक है फेमस। ठीक है, ये किसकी बुक है? आप कहोगे सर दादा भाई नौरोजी की बुक है। और इसी बुक में किस चीज़ का थ्योरी दी गई है? तो वो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ। भाई मतलब धन का निष्कासन, जो इंडिया का पैसा है वो बाहर जा रहा है। बात सही थी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इस बारे में। और बाकी जितने भी ये नाम है ना, आनंद मोहन बोस, बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, इन सब के बारे में हम आने वाले, मैं एक बुलाऊंगा फेमस पर्सनैलिटी टॉपिक, उनमें हम सब के नामों की चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई भी नाम नहीं बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रहे हैं कि वो अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस। ठीक है, विच वॉज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया? बताओ कौन बताएगा? भैया सिंपल है, इनके थे आंसर हमारे एनी बेसेंट जी। ठीक है, बनारस में जो सेंट्रल, आपका जो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट की थी किसने की थी? वो एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाद में किसने बनाया? आप कहोगे सर मदन मोहन मालवीय जी ने, MMM, मदन मोहन मालवीय जी ने इसको क्या बनाया बाद में?
आपका बनारस यूनिवर्सिटी बनाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? हमारे एनी बेसेंट जी ने किया था, ठीक है। और कब किया था सर भाई? इसको किया था सर हमारे 1898 में। 1898 में एनी बेसेंट ने किसको इस्टेब्लिश किया था? सेंट्रल हिंदू स्कूल को, ठीक है। और 1996 में 1916 में इसको मदन मोहन जी ने क्या बना दिया भाई? हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बस समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा एनी बेसेंट जी के बारे में बात करें, या मैं आपका जो वो पर्सनैलिटी वाला जो मैं लाने वाला हूँ, फेमस पर्सनैलिटी वाला टॉपिक, उसमें हम बात कर लेंगे एनी बेसेंट जी की ना, कुछ नहीं बचेगा। मैं बोल रहा हूँ ईश्वर विद्यासागर जी, मैडम HP बालवत, मदन मोहन वाली, सब एक जगह ले आऊँगा मैं, और सबके बारे में जो जो स्पेसिफिक चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतने रखते हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो भाई, सिंपल बोला हुआ है कि विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ही कंपोज्ड ए नंबर ऑफ, ठीक है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ही रिटर्न हिज किंग नाइटहुड, ठीक है, द ब्रूटल किलिंग इनोसेंट पीपल एट द जलियांवाला बाग। ही रिफ्यूज द एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज, ठीक है, कन्फर्म्ड बाय द ब्रिटिश। हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या बोल रहा है? हिंदी में बोल रहा है भैया रविंद्र टैगोर जी के बारे में बताइए, ठीक है। उन्होंने बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, स्टेटमेंट पूछ रहा है, इज द करेक्ट, ठीक है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन द्वारा कई देशभक्ति गीतों की रचना की थी, यस दिस इज राइट। पहला स्टेटमेंट राइट, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट, थर्ड तो गलत हो गया, थर्ड, ठीक है। उन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या की निंदा करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, यस दिस इज राइट। सेकंड इज राइट, ठीक है। अब सेकंड देखो कहाँ पे राइट है, ये तो गलत हो गया। सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। फर्स्ट उठ गया भाई, फर्स्ट उठ गया। अब C और D बचा, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नोबेल पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज द एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज कन्फर्म्ड बाय द ब्रिटिश। अब यहाँ पर आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि भाई देखो ये बात है 1913 की, ठीक है। 1913 में अंग्रेजों ने नोबेल पुरस्कार तो दिया, ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। क्योंकि ये जो नरसंहार है, जो ये जलियांवाला बाग है, ये तो 1913 के बाद हुआ, 1919 में हुआ, ठीक है। लेकिन 1913 में इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए मिला था, लिटरेसी के लिए, ठीक है, सॉरी लिटरेचर के लिए मिला था इनको, साहित्य के लिए, ठीक है। ये तो हमको पता है, और इन्होंने स्वीकार भी किया था, ना कि स्वीकार करने से मना नहीं किया था। तो थर्ड इज रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हुआ आपका? C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बस समझ में आ गई आप लोगों को? C इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट है मेरे ख्याल से, है ना। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेटिंग राजा राम मोहन के बारे में कौन सा सही है? ही नो दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वॉज नेसेसरी टू डेवलप ए नेशनल साइंटिफिक एटीट्यूड इन इंडिया सोसाइटी, दिस इज राइट। वे जानते थे कि भारतीय समाज में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के बिना पश्चिमी शिक्षा का प्रसार आवश्यक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, दिस इज राइट। ही प्लेड द पायनियरिंग रोल इन द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी बंगाल। उन्होंने 19वीं सदी के बंगाल धार्मिक आंदोलन समाज सुधार में अग्रणी, यस दिस इज राइट, ठीक है। बस समझ में आई? सिंपल है भाई। जाने क्यों जाते राजा राममोहन राय जी? भाई बंगाल के धार्मिक और सामाजिक सुधारों के आंदोलन में भी भूमिका निभाई है, ठीक है, इसलिए जाने जाते हैं। और साथ में पूरे देश में अच्छे अच्छे काम करे हैं, बदलाव लाए हैं, एजुकेशन सेक्टर को लाए हैं, ठीक है। और पाखंडवाद से दूर रहते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। विलियम बेंटिक के द्वारा 1929 में मतलब जो आपका सती प्रथा एक्ट था उसको ख़त्म किया गया। तो C इज़ द राइट, ये इज़ राइट है, ठीक है, आपका राइट है। देखो भाई, है ना, आज के लिए हम इतना रखते हैं, पढ़ा दिया। नेक्स्ट PDF लाऊंगा, उस पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल है। अब फेमस पर्सनैलिटी की भी लाऊंगा, वहाँ पे सब जितनी फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में इन डिटेल हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और चर्चाएं भी करेंगे, ठीक है। अब ये आपको मेरा लेक्चर यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, एंड डू शेयर, लाइक एंड सपोर्ट, ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी को, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।